बाल मनोविज्ञान के ही अंतर्गत आज क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, इस विषय पर हमारी बातचीत होगी। जैसा कि सिलेबस आपके पास है, हॉस्टल वार्डन का जो बाल मनोविज्ञान वाला पोर्शन है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा का क्लास हमारा हो चुका है और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, सृजनात्मकता के ऊपर। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्रिएटिविटी क्या है, सृजनात्मकता मैं आपको बोलूं तो शब्द थोड़ा भारी महसूस होता है और आपको ऐसा लगेगा कि क्या क्या है, इसको कैसे समझे। लेकिन क्रिएटिविटी, ये जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएटिविटी, इस शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, इसी को, सृजनात्मकता को ही इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं। तो क्रिएटिविटी से आप भली भांति परिचित हैं और मैं समझता हूं कि आप सभी के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में क्रिएटिविटी होगी। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपका शौक खाना बनाना है, यदि आपका शौक खाना बनाना है, अब ये मत कहिएगा कि खाना बनाने का शौक कैसे हो सकता है, होता है। कुकिंग भी एक तरह की हॉबी है, खाना बनाने का भी शौक होता है। मेरी खुद की हॉबी है कुकिंग। मतलब एक तरह की ऐसी क्रिएटिविटी है कि रेगुलर ट्रेडिशनल फूड को छोड़ करके नए तरीके से या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हुए बनाना। ठीक है, तो क्रिएटिविटी में क्या होता है, क्रिएटिविटी में क्या होता है, तो इसमें मुख्य रूप से होता है नवीन तरीके से, नए तरीके से, है ना, किसको छोड़ करके, कि परंपरागत तरीके को छोड़ करके। तो अब मान लो किसी की हॉबी खाना बनाने की है, तो एक होता है कि टमाटर की चटनी बना रहे हैं, तो टमाटर, प्याज वगैरह हो गया, धनिया पत्ती मिर्च हो गया, नमक डाल लिया, मसाला डाल लिया, हो गया। एक क्रिएटिविटी, किसी ने शक्कर डाला। अब देखो, छुहारा डाल के टमाटर की चटनी बनाने से और बढ़िया लगता है। मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट आपने कुछ उसमें और इंक्लूड कर दिया, तो उसके कारण जो ओवरऑल जो फूड प्रोडक्ट है उसका स्वाद बदल जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी में से किसको किसको खाना बनाना आता है और आप सबसे बढ़िया क्या बनाते हो। होमवर्क समझ रहे हैं? क्लास कंप्लीट होने के बाद या अभी तत्काल आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आप में से किस किस को खाना बनाना आता है। ठीक है, और उसमें आप सबसे बढ़िया क्या बनाते हो। जैसे मेरी बात की जाए तो हाँ, मुझे खाना बनाना आता है और मैं सबसे बढ़िया गाजर का हलवा बनाता हूं, इस तरह का कमेंट मेरा दिखाई देगा। तो ऐसा ही कमेंट देकर के आपको रिप्लाई करना है। और जिनको भी खाना बनाना नहीं आता, सीख जाइए। मेरा व्यक्तिगत सलाह है, जिनको भी खाना बनाना नहीं आता सीख जाइए। खासकर जितने भी लड़के हैं वो जरूर सीख जाइए, यदि आगे जाकर के आपकी इच्छा शादी करने की है तो। और यदि आप आगे जाकर शादी करना चाहते हो तो लड़के जो है जरूर खाना बनाना सीख जाएं, है ना। अब भरोसे में रहेंगे तो गारंटी नहीं है, क्योंकि वो समय गया जब महिला जो है 24 घंटे घर में होती थी और घर का काम करती थी या घर ही संभालती थी। हालांकि सभी महिलाएं शायद मेरी इस बात से सहमत होंगी कि आज भी परिस्थिति ऐसी है। जैसे एक बहुत सामान्य सा उदाहरण दूं मैं आपको, खाना बनाने के ऊपर बात आई तो पति और पत्नी यदि दोनों जॉब में हैं, सपोज दैट दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मान लो दोनों एक साथ शाम को 6 बजे घर पहुंचे, तो होता क्या है, हस्बैंड जो है या पुरुष जो है वो जा करके टीवी चालू करके सीरियल देखने बैठ जाएगा
और महिला के साथ क्या होगा या पत्नी के साथ क्या होगा, उसके रूटीन में क्या होगा कि ऑफिस से आने के तुरंत बाद वो फिर घर के और भी बहुत सारे काम, खाना वाना बनाना, वो सब करेगी। ठीक है, तो अभी भी सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है। अब जो भी है, मैंने पहले भी बताया ना कि जीवन में अलग अलग पहलू हैं और हर पहलू का आनंद उठा करके जीवन जीने में ही जो मजा है उसी को जीवन कहते हैं। ठीक, तो क्रिएटिविटी के हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, एक चीज जरूर है, सामान्य बातचीत आवश्यक होती है, मैं मानता हूं, पर किसी भी परिस्थिति में विषय से नहीं भटकना है, क्योंकि अंततः हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? तो हमारा जो लक्ष्य है वो चयन है, सिलेक्शन है। और सिलेक्शन जो है, बाहरी ज्ञान से, परिस्थितियों से निपटने की जानकारी आपको मिलती है, लेकिन सिलेक्शन आपका कंटेंट से होता है, जो सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो पहला जो ये वर्ड है क्रिएटिविटी, इसको बहुत सामान्य शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं तो इसका मतलब यह है कि परंपरागत तरीके को छोड़कर नए तरीके से किसी काम को करने का प्रयास करना, यही क्रिएटिविटी है। स्कूलों में बच्चों को से लेकर के इवन आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, आप जॉब प्रोफाइल में आ जाएंगे, तो भी आपकी क्रिएटिविटी आपकी अलग पहचान बनाती है। यकीन मानिए, आपकी क्रिएटिविटी भीड़ में आपकी अलग पहचान बनाती है। क्रिएटिविटी का बहुत जबरदस्त रोल है लाइफ में। अब एक उदाहरण के लिए, यदि किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल दे दिया जाए, जैसे एक मैच बॉक्स ही दे दिया जाए, एक मैच बॉक्स ही दे दिया जाए और उससे अलग अलग आकृति बनाने को 5 लोगों को कहा जाए, तो वो पांचों के पांचों जो है ना, अलग अलग आकृति बनाएंगे। यही क्रिएटिविटी है। ठीक है, और ये हो सकता है कि उन पांचों में से किसी एक की आकृति सबसे बेहतर होगी। यही क्रिएटिविटी है। ठीक है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के अंतर्गत क्या होता है? परंपरागत तरीके को छोड़ करके नवीन तरीके से किसी कार्य को करने का प्रयास किया जाता है ना भाई। अब निश्चित तौर पर बुद्धि की आवश्यकता क्रिएटिविटी के लिए है, उसके बिना तो होगा नहीं। तो क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग शब्दों से परिभाषित किया है। तो डेफिनेशंस को इनके नाम के साथ एक बार हमको देखना आवश्यक है। जैसे क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो के अनुसार मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है क्रिएटिविटी। ये क्रो एंड क्रो ने कहा। तो क्या है इनके डेफिनेशन में? मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। अब फिर हम देखें गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया है। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। गिलफोर्ड के स्टेटमेंट में क्या है? जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है क्रिएटिविटी को लेकर के। जबकि क्रो एंड क्रो के अनुसार मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। फिर हम देखें गिलफोर्ड ने क्या कहा? जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। विचार वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है। नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। ये गिलफोर्ड का स्टेटमेंट है। किसको लेकर के? सृजनात्मकता को लेकर के, क्रिएटिविटी को लेकर के। आशु बेल के अनुसार हम बात करें तो सामान्यीकृत बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तित्व चरों तथा समस्या समाधान लक्षणों का सामान्यीकृत समूह होता है। तो मुख्य रूप से इन सभी का समूह होता है, आशु बेल की स्टेटमेंट में देखने को मिलता है। क्रिएटिविटी के डेफिनेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की परिभाषा के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डिहान तथा हैविंगनास के अनुसार हम देखें तो यहां पर
डिहान तथा हैविंग हर्ट्स के अनुसार हम देखें, हर्ट्स के अनुसार देखें, इसको थोड़ा नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर, ठीक है। सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसको प्रस्तुत किया है। तो देखिएगा सभी डेफिनेशंस में एक चीज जो है आपको सामान्य रूप से देखने को मिल रही है कि परंपरागत तरीके से अलग नवीन तरीके से सृजन, ठीक है, यही क्रिएटिविटी है। तो मूल रूप से क्रिएटिविटी को हम ये कह सकते हैं कि सृजनात्मकता जो है इसका प्रमुख रूप से जो संबंध है वो किससे है? मौलिकता से है, नवीनता से है, मौलिकता से है, नवीनता से है। ये कुछ बहुत जर्नलाइज्ड डेफिनेशंस हुए, परिभाषाएं हुई, जिसके माध्यम से क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को समझा जा सकता है। ठीक, तो डेफिनेशंस का फॉर्मेट क्या रहेगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेटमेंट है। अब ये किस मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है? तो नाम या आशुबेल के अनुसार क्रिएटिविटी क्या है, तो 4 ऑप्शंस में से ये स्टेटमेंट आपको लिखा मिलेगा। इस तरह से ही इसको सामान्य तौर पर एक बार पढ़ के जाना है, बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर हो जाएगा। अब क्रिएटिविटी का एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूं। जैसे देखिए, जिस नोट्स के थ्रू मैं आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से कंटेंट शेयर करते हुए आपकी तैयारी करने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें भी नोट्स में क्रिएटिविटी आपको नजर आ रही होगी, मेरी दिख रहा होगा कि किस तरह से सिस्टमैटिक और अच्छा करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। पर ये अनंतिम नहीं है, इससे भी बेहतर हो सकता है आप इससे भी बढ़िया नोट्स बना लें, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती है। क्रिएटिविटी में यही होता है कि हम हर बार नई तरह से बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और जब हम सच में ऐसा प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर हमको उसका एक सकारात्मक परिणाम मिलता है। एक स्टूडेंट रहा मेरा, 5 साल से सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी लगातार कर रहा था। एक भी बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था। तो उसने एक बार मुझे अपनी समस्या बताई कि सर मैं पिछले 5 बार से प्रीलिम्स दे चुका हूं, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। मैंने कहा, मेरा सामान्य एक लाइन में उत्तर था कि आप जिस तरह से और जिस किताबों से तैयारी कर रहे हैं उसमें परिवर्तन कीजिए, ठीक है। तो जो भी उसने उसके बाद किया होगा, जो भी उसको समझ में आया होगा, उसके बाद उसका प्रीलिम्स निकला। तो प्रीलिम्स निकल नहीं रहा था, उसका कारण क्या था? लगातार कई सालों के बाद भी, कि वह उसी परिस्थिति में बना हुआ था, उन्हीं तरीके से बार बार वो पढ़ाई कर रहा था। तो कहीं ना कहीं तैयारी में नवीनता की आवश्यकता थी, और जब नवीन तथ्यों के साथ, नए तरीके के साथ, या कॉम्पिटिटिव तरीके के साथ, या अच्छे गाइडलाइन के साथ जब उसने पढ़ाई की, तब उसका प्रीलिम्स निकल गया। तो कभी भी किसी भी कार्य में आप असफल होते हैं, कभी भी किसी भी कार्य में आप असफल होते हैं, तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप समझिए कि आपको अपना काम करने का तरीका बदलना होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसमें क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, नवीनता की आवश्यकता है, फिर वो काम आपका सफल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार नहीं हुआ तो फिर उसको बदलिए, पैटर्न देखिए, मतलब कि तभी वो पॉसिबल होता है। तो क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स की हम बात करें तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या है वो आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग में सेट करना है कि इनमें से क्या सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो सृजनात्मकता का तत्व क्या है ये मैं आपको बता सकता हूं। 4 तत्व हैं, कौन कौन से? प्रवाह, ठीक है, नम्यता, मौलिकता और विस्तारण, ठीक है। प्रवाह, नम्यता, मौलिकता और विस्तारण, ठीक है। ये क्रिएटिविटी के 4 तत्व हैं।
ये क्या होते हैं इसको तो अभी देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज की क्लास का मेरे हिसाब से ये है कि सृजनात्मकता के तत्व क्या क्या हैं, या इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व है या नहीं है। तो प्रवाह, फ्लुएंसी, नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी और विस्तारण, इलेबोरेशन। ठीक है, ये 4 तत्व हैं। अब इसको याद भी करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट वर्ड से याद रखो, वैसे भी पढ़ा हुआ है तो दिमाग में फोटो खींचा जाता है। जैसे ये जो 4 शब्द है ना, इसका फोटो खींच लो अपने अंदर आप, तो एग्जामिनेशन हॉल में उस फोटो को रिकॉल कीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, जब सर पढ़ा रहे थे तो 4 वर्ड लिखा हुआ था। या तो आप FFOE ऐसा भी सेट कर लो। क्या क्या? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन, इस तरह से। तो वो आपके ऊपर है कि कौन सी क्रिएटिविटी का प्रयोग करते हुए आप उसको याद करोगे, ये आपके ऊपर है। अब देखिएगा प्रवाह क्या होता है। ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करते हैं प्रवाह क्या होता है। क्रिएटिविटी के लिए ना हमारे अंदर, हमारे मन में विचार आता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि आपको एक मैच बॉक्स दे दिया गया और कहा जा रहा है कि इससे कोई भी प्रकार की आकृति आप बनाइए, तो कोई एक आकृति एकाएक आपके मस्तिष्क में नहीं आएगी। कभी करके देखिएगा, कई प्रकार की आकृति आने लगेगी और उस कई प्रकार की आकृति या कई प्रकार के आइडियाज में से जो आपको सबसे बेहतर लगेगा उसका आप सिलेक्शन करेंगे। आपको लगेगा कि एक रेक्टेंगल बना लूं, आपको लगेगा कि ट्रायंगल बना लूं, नहीं एक डायनासोर बना लूं, नहीं एक फ्लैग का साइन बना लूं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक, तो अब क्या होता है, आपके दिमाग में आइडियाज आने लगे, है ना, विचार आने लगे, तो इनकी स्पीड होती, यही है आपका वैचारिक प्रवाह। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रवाह के अंतर्गत क्या होता है, जो भी समस्या होती है, जो भी समस्या होती है उसके समाधान को लेकर के लगातार उसके उत्तर, उसके विचार आपके मस्तिष्क में आने लगते हैं। ठीक है, तो यह है आपका वैचारिक प्रवाह। इसके अंतर्गत व्यक्ति कितनी जल्दी से जल्दी अनेक विचार उत्पन्न कर सकता है, यह प्रवाह है। तो अब जरूरी नहीं है कि आइडियाज की स्पीड हर स्टूडेंट के मस्तिष्क में एक जैसी रहेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि मैंने जैसे मैच बॉक्स दिया मान लो, तो एक स्टूडेंट कुछ भी नहीं सोच रहा है, वो मैच बॉक्स को लेकर के ही उसी को देख रहा है ना भाई। एक स्टूडेंट ने तुरंत मैच बॉक्स खोला, सारे स्टिक्स को अरेंज करके काउंट कर लिया कितने मैच बॉक्स हैं और क्या क्या बन सकता है, कि कितने स्टिक्स हैं और क्या क्या बन सकता है। बात आ रही समझ में? मतलब कि यहां पर दिमाग जो है ना, मस्तिष्क जो है, उसके काम करने की स्पीड है, तो उसी को यहां पर प्रवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है। तो व्यक्ति कितनी जल्दी से अनेक अनेक विचार उत्पन्न कर सकता है, उसी को प्रवाह कहा जाएगा। प्रवाह के अंतर्गत क्या होता है, तो विचारों का प्रोत्साहन, विचारों का प्रोत्साहन, ये शब्द पकड़िएगा ना। अब जैसे अभिव्यक्ति प्रवाह के अंतर्गत क्या होगा, मानवीय अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रस्फुटन का प्रोत्साहन। ठीक है, यह अभिव्यक्ति प्रवाह होगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रवाह के भी प्रकारों के बारे में। अभी अभिव्यक्ति प्रवाह क्या है मैं क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले हम प्रवाह के अंदर अगर देख रहे हैं तो प्रवाह क्या है, तो व्यक्ति कितनी जल्दी से जल्दी अनेक विचार उत्पन्न कर सकता है। अब जो फ्लुएंसी है, इसके भी 4 प्रकार हो जाएंगे, 4 टाइप हो जाएंगे। एक होगा वैचारिक प्रवाह, एक होगा अभिव्यक्ति प्रवाह, एक होगा शब्द प्रवाह, एक होगा शब्द प्रवाह, एक होगा सहचर्य प्रवाह। तो प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं मस्तिष्क में, तो प्रवाह जो है 4 प्रकार के होते हैं मस्तिष्क में। प्रवाह जो है 4 प्रकार के होते हैं मस्तिष्क में। जिस गति से विचार आ रहे हैं वही प्रवाह है, इसके 4 प्रकार होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको बिल्कुल इसको याद रखना होगा। अब यहां पर एक रिलेशन ये भी बन सकता है कि इनमें से क्या वैचारिक प्रवाह को स्पष्ट करता है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न ये है कि इनमें से क्या वैचारिक प्रवाह को स्पष्ट करता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा विचारों का प्रोत्साहन। ठीक है, तो वैचारिक प्रवाह के अंतर्गत क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा विचार आएंगे। जैसे किसी कहानी का शीर्षक बताना, वस्तु के अनेक उपयोग बताना, सुधार के नए नए तरीके बताना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वैचारिक प्रवाह हुआ। इसमें वैचारिक दृष्टिकोण उत्पन्न जो है दिखाया, बताया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, अभिव्यक्त किया जा रहा है। अब यहां पर क्या है, अभिव्यक्ति प्रवाह दूसरा जो टाइप है। तो इसके अंतर्गत अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रस्फुटन का प्रोत्साहन, जो भी मानवीय अभिव्यक्तियां हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ शब्दों से वाक्य बनाना, अपूर्ण वाक्य को पूरा करना, यह भी अभिव्यक्ति का, यह भी प्रवाह का दूसरा रूप है। तो वैचारिक प्रवाह में विचार आए। जैसे अब ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि किसी कहानी का शीर्षक बतलाना किस प्रकार का प्रवाह होगा। तो किसी कहानी का शीर्षक बतलाना वैचारिक प्रवाह का प्रकार होगा। किसी कहानी का शीर्षक बतलाना वैचारिक प्रवाह का प्रकार होगा। यह भी प्रश्न हो सकता है कि अपूर्ण वाक्य को पूरा करना किस प्रकार का प्रवाह होगा। तो यह अभिव्यक्ति प्रवाह होगा। इस तरह से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, बनते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रवाह का प्रकार है उसके ऊपर हम बात करें तो शब्द प्रवाह। ठीक है, शब्द प्रवाह के अंतर्गत क्या होगा, शब्दों से संबंधित बातचीत होगी। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए प्रत्यय या उपसर्ग से नए शब्द बनाना, यह शब्द प्रवाह का उदाहरण है। साहचर्य प्रवाह, इसके अंतर्गत क्या होगा, शब्द एवं वस्तु के मध्य साहचर्य की स्थापना। जैसे शब्दों का पर्यायवाची लिखना, उसका विलोम लिखना, यह साहचर्य प्रवाह के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के ऊपर बात कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट मैंने आपको बताए। पहला है प्रवाह, दूसरा है नम्यता, तीसरा है विस्तारण और चौथा है मौलिकता। तो प्रवाह, नम्यता, मौलिकता और विस्तारण, ये 4 तत्व क्रिएटिविटी के मैंने आपको बताए, सृजनात्मकता के मैंने आपको बताए। और उसमें जो प्रवाह है उसके 4 प्रकार मैंने आपको बताए, वैचारिक प्रवाह उदाहरण सहित, अभिव्यक्ति प्रवाह, शब्द प्रवाह और उसके बाद आपका साहचर्य प्रवाह। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी ये नोट्स है ये मैं द CGPSC कोच टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपनी कॉपी में अपना नोट्स बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, फिर हम बात करें नम्यता को लेकर के, दूसरे टॉपिक के ऊपर, दूसरे तत्व के ऊपर हम बात करें, है ना भाई, क्रिएटिविटी, एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी में दूसरा हम देखें नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, तो ये शब्द समझिएगा, प्रवाह में जैसे क्या है, विचारों की गति, है ना भाई, तो इसमें क्या होगा, समाधान में विविधता। नम्यता का मतलब क्या है, समाधान में विविधता, मतलब कि और कितने प्रकार के समाधान हो सकते हैं, और कितने प्रकार के समाधान हो सकते हैं। तो समाधान में विविधता जो है नम्यता या फ्लेक्सिबिलिटी का उदाहरण है। अरे बात समझ में, जैसे अब आपके पास कुछ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, उससे कई प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है। जैसे आप देखेंगे कि घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नॉर्मली ब्लॉक्स वगैरह जो है या इस टाइप के खेल के जो खिलौने वगैरह जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। वो ब्लॉक से कभी ट्रक बना रहे हैं, कभी ट्रैक्टर बना रहे हैं, कभी घर बना रहे हैं, कभी रेलगाड़ी बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब एक ब्लॉक सेट में कई प्रकार की आकृति बनती है और उस डायग्राम का फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि बच्चा देख देख करके अलग अलग तरह ब्लॉक को यूज करते हुए, अरेंज करते हुए अलग अलग प्रकार की आकृति बनाए। और यदि बच्चा ऐसा कर लेता है मतलब उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है। जैसे एक बंदर का फोटोग्राफ हुआ और उसके 50 टुकड़े करके दे दिए गए, अब उसको अरेंज करना है तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कहां पर लगेगा, फिर फाइनली एक बंदर का फोटोग्राफ जो है वो बन पाएगा। ठीक है, तो उसको अरेंज करना वो क्रिएटिविटी है। अब ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के थ्रू और भी कई तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है। तो नॉर्मली बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनसे इस तरह की क्रिएटिविटी घर में, स्कूलों में कराई जाती है। और जब आप बड़े होते हैं तो अभी जो स्टडी आप कर रहे हो तो अपनी स्टडी को अच्छा करने के लिए,
अपने कंटेंट्स को याद करने के लिए कितने प्रकार की क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, यह आपके ऊपर है। मेमोरी को साफ बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा याद करने के लिए कुछ तरीके होते हैं आइडेंटिकल। इसको लेकर के अपनी किसी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो उन क्रिएटिविटीज के माध्यम से, उस आइडियाज के माध्यम से आप अच्छे से अलग अलग टॉपिक को याद कर सकते हो। जिस टॉपिक को जिस तरह से याद करने का मन करे उस तरह से आप अपने दिमाग में उसको सेट कर सकते हो। कुछ आइडियाज होते हैं, मैं कभी अगली क्लास में आपको जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल आज की क्लास में हम क्रिएटिविटी के अंतर्गत जो भी हमारा सिलेबस में है उसके ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नम्यता का संबंध किससे है? समाधान में विविधता। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को बताती है। अब इसके अंतर्गत हम देखें कि जैसे जो भी विकल्प वगैरह दिए हुए हैं तो उसको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आकृति स्वतः स्फूर्त नम्यता, इसके अंतर्गत क्या होगा? वस्तु या आकृति के रूप में परिवर्तन करने की विविधता। तो एक जो हुआ आकृति, मतलब कि क्या हुआ? फिगर बेस्ड हुआ। अरे बात समझ में? तो इसके अंतर्गत क्या होगा? आकृति के रूप में परिवर्तन करने की विविधता। एक है शाब्दिक स्वतः स्फूर्त नम्यता। अभी नम्यता को 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया जा सकता है, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु या आकृति में सुधार या परिमार्जन के उपायों में विविधता। फिर आपका होगा आकृति अनुकूलन नम्यता, तो वस्तु या शब्दों के प्रयोग में विविधता। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी को, नम्यता को। लेकिन यहां पर इसके जो 3 टाइप हैं इसको आवश्यकता नहीं है याद करने की फिलहाल। ठीक है, आप सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है क्रिएटिविटी का एक एलिमेंट है, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका रिलेशन किससे है? समाधान में विविधता। इतना ही याद करके आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, फिर हम बात करें मौलिकता। तो ओरिजिनलिटी के ऊपर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिएगा, मौलिकता से तात्पर्य ऐसे विचारों को उत्पन्न करने की योग्यता से है जो असाधारण, सांख्यिकी रूप से अप्रचलित और स्वतः स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जो असाधारण, सांख्यिकी रूप से अप्रचलित तथा स्वतः स्पष्ट नहीं हो, यह विचारकों की विशिष्टता या नवीनता से संबंधित है मौलिकता। ठीक है, उदाहरण के लिए वस्तुओं का नवीन ढंग से उपयोग करना। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोशल मीडिया में, ऐसी क्रिएटिविटी की कई एग्जाम्पल्स आपने भी देखे हैं कि जैसे कोई रॉ मटेरियल, जैसे प्लास्टिक बोतल। अब प्लास्टिक बोतल को जनरली यूज करके फेंक दिया जाता है, लेकिन जिनको यूज करना आता है वो प्लास्टिक बोतल से कई सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक बोतल का ऊपर का जो कवर है, ऊपर का ढक्कन वाला जो साइड है उसको काट लो, और बाकी जो बोतल है उसमें बीच में छोटे छोटे होल कर दो, और उसके बाद बोतल का जैसे मैं इमेज आपको बना देता हूं, ये प्लास्टिक बोतल है। ठीक है, तो ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको कट कर दिए, फिर इसमें क्या है, बीच में छोटे छोटे 3-4 होल कर दिए, और इसको हैंगर जैसा ऐसा बना लिया, होल करके टाइप करके बढ़िया रस्सी वगैरह बांध लिया या तार बांध लिया, और उसके बाद इसमें मिट्टी डाल करके कोई भी फ्लावर वाला पौधा इस तरह से लटकते हुए इसमें लगा दिया, और इसको कहीं पर भी हैंग कर दिया। तो ऐसे 15-20 बॉटल को यूज करके आप अपनी बालकनी को डेकोरेट कर सकते हो। क्या है? क्रिएटिविटी, आइडियता। अब इसमें मौलिकता वाली क्या बात होगी? तो मौलिकता वाली बात यह है कि ये जो काम किया गया उसको सभी ने स्वीकार किया, जिन्होंने भी देखा उन्होंने तारीफ की। ये ओरिजिनलिटी है, ये मौलिकता है। मेरे ख्याल से मेरा उदाहरण जो है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह से बालकनी में 10-15 पौधे जो है वो हैंग कर दिए प्लास्टिक बॉटल का यूज करते हुए, तो जो भी व्यक्ति देखेगा वो आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ करेगा। वही मौलिकता है, वही ओरिजिनलिटी है, मतलब सभी को एक्सेप्ट है और सभी उस चीज की तारीफ कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपको जानना है, समझना है ना भाई? तो ये तीसरा एलिमेंट है किसका? क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी का तीसरा तत्व है मौलिकता। फिर हम बात करेंगे विस्तारण। ठीक है, इसका जो चौथा है वो क्या है? विस्तारण है। तो विस्तारण के अंतर्गत इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके समझा जा सकता है। एक है शाब्दिक विस्तारण और दूसरा है आकृतिक विस्तारण। एक है
शाब्दिक विस्तारण और दूसरा है आकृतिक विस्तारण। ठीक है, तो विस्तारण के अंतर्गत क्या होगा? विचार या भाव की विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण। ठीक है, विस्तारण के अंतर्गत क्या होगा? विचार या भाव की विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, शाब्दिक विस्तारण हो सकता है या आकृतिक विस्तारण हो सकता है। ठीक है, तो शाब्दिक विस्तारण में क्या होगा? शाब्दिक विस्तारण में शब्दों का प्रयोग करते हुए सारी चीजों को बताया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी घटना का विवरण, किसी घटना का विवरण, एक उदाहरण ले सकते हो शाब्दिक विस्तारण का, किसी घटना का विवरण, ये एक उदाहरण हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा उसी घटना को आकृति के माध्यम से समझाना। ऐसा भी होता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपने देखा होगा, किसी कोने में किसी बात को कार्टून बना करके समझाने का प्रयास किया जाता है। डेली के न्यूज़पेपर में आप देखिए, कल का भी न्यूज़पेपर आप उठा करके देखिएगा, उसमें या कोई भी पिछला न्यूज़पेपर उठा करके देखिए, कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में ऐसी कोई इमेज होगी जहां पर जो मैसेज है वो इमेज के फॉर्मेट में, आकृति के रूप में दिया जा रहा है, शब्दों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ या एक आध दो ही शब्द का प्रयोग किया हुआ। अब उसी सिचुएशन को शब्दों में विस्तार से भी समझाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, विस्तारण जो है दो प्रकार का होता है, शाब्दिक विस्तारण और आकृतिक विस्तारण। ठीक है, तो आकृतिक विस्तारण के अंतर्गत जैसे कोई अपूर्ण चित्र है, उसमें और जोड़ करके उसको पूर्ण कर दिया, ये भी इस तरह एक तरह का एग्जाम्पल है। शाब्दिक विस्तारण में आपका, जैसे मैंने बताया, किसी घटना का विवरण करना, तो ये शाब्दिक विस्तारण है। तो डीप में जाया जाए तो इसको इलेबोरेट करके और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, पर अभी वहां तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो ध्यान में रखिएगा कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता जो है, इसके चार तत्व हैं, चार एलिमेंट हैं, है ना भाई? प्रवाह, नम्यता, विस्तारण और मौलिकता। तो विस्तारण दो प्रकार के हैं, शाब्दिक विस्तारण, आकृतिक विस्तारण। विस्तारण के अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत विचार या भाव की विस्तृत व्याख्या की जाती है, व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यहां पर ये चार जो तत्व हैं वो हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की प्रक्रिया। ठीक है, तो क्या होता है? सृजनात्मकता एक जटिल प्रक्रिया है, अचानक नहीं आती, परंतु विचार बिजली की चमक के समान अचानक उत्पन्न होते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, क्रिएटिविटी में क्या होता है? प्री प्लान नहीं होता। जस्ट लाइक कई बार ऐसा होता है कि मान लो मुझे कोई क्लास लेनी है, मुझे कोई चीज आपको समझानी है, तो मैं कौन सा उदाहरण दूंगा ये पहले से प्लान करके मैं नहीं बैठा हूं। लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते, आपकी क्लास लेते लेते या आपसे चर्चा करते करते कोई बात, कोई आइडिया मेरे दिमाग में आ जाती एकदम अचानक, और मैं तत्काल उसको आपसे साझा करते हुए, शेयर करते हुए जो भी मुझे आपको समझाना होता है वो मैं समझा लेता हूं, या अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाता हूं। आ रही बात समझ में? तो पॉसिबिलिटीज है ऐसी। अब इसी में देखिएगा, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी की हम बात करें तो यहां पर हम क्या करेंगे, दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो प्रोसेस बताए हैं उसको आपको थोड़ा प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। सृजनात्मकता की प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, ग्राहम वॉल्स की हम बात करें, 1926 ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके अनुसार क्रिएटिविटी की चार अवस्थाएं हैं, सृजनात्मकता की चार अवस्थाएं हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तैयारी, उद्भवन, प्रेरण, प्रदीप्ति और प्रमाणीकरण। हरी बात समझ में? तो ग्राहम वॉल्स के अनुसार ये चार अवस्थाएं हैं, तैयारी, उद्भवन, प्रेरण और प्रमाणीकरण, ये चार। फिर इसी में देखिएगा, ईपी टोरेंस और आर ई मायर्स के अनुसार जो चार सोपान हैं, समस्या से अवगत होना, सूचना संकलन, समाधान खोजना और सूचना संकलन। ठीक है, एक मिनट, इसमें चौथा वाला अपडेट करेंगे, है ना? ये सूचना संकलन नहीं, परिणाम
संचरण। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं हैं, परिणाम, संचरण। तो यहां पर मनोवैज्ञानिक के नाम के अनुसार जो 4 सोपान है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, ईपी टोरेंस तथा आर.ई. मायर्स ने सृजनात्मकता के 4 सोपान बताए हैं। ये 4 सोपान क्या है? तो पहले तो समस्या से अवगत होना, पहले प्रॉब्लम आती है, फिर हम क्या करते हैं, उस समस्या से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसी को सूचना संकलन कहा जाएगा। और सूचना संकलन के बाद उस समस्या का समाधान खोजा जाएगा, हल खोजा जाएगा। तो वो समाधान खोजना हुआ, और फिर जो समाधान निकाला जाएगा उसका परिणाम क्या होगा, जो समाधान निकाला जाएगा उसका परिणाम क्या होगा, तो परिणाम संचरण। तो नोट्स में इसको आप जरूर अपडेट कर लें। ठीक है, इसको अपडेट कर लेंगे, परिणाम संचरण। तो 4 सोपान जो है ईपी टोरेंस तथा आर.ई. मायर्स के द्वारा क्रिएटिविटी को लेकर के बताए गए हैं। ठीक, तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है। अब 4 अवस्थाएं या 4 सोपान दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो स्पष्ट किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, फिर देखेंगे क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो इसको एक बार पढ़ करके हमको आगे बढ़ जाना है, और सामान्य रूप से भी पढ़ा हुआ है, चर्चा किया हुआ है, दिमाग में रहेगा। अब मान लो 4 स्टेटमेंट दे दिए गए, और इनमें से क्या क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है, या सृजनात्मकता की विशेषता से संबंधित नहीं है, या सृजनात्मकता की विशेषता में इनमें से क्या क्या शामिल हैं, ऐसा करके 5-6 स्टेटमेंट दे दिए। फिर ABCD 1 2 3 4 3 4 2 इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस दे दिए। तो थोड़ा है नॉर्मल, बहुत परेशान करने वाली चीज नहीं है, सामान्य तरह से पढ़ के आगे बढ़ना है, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आने वाली कोई चीज नहीं है। तो सृजनात्मकता जो है सार्वभौमिक है, प्रकृति प्रदत्त अर्जित होती है। ठीक है, ये एक प्रकार की नियंत्रित कल्पना है, मतलब कोई आइडिया आया तो जरूरी नहीं है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए, उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है, तो हमारा कंट्रोल है उस पर। ठीक है, यह उत्पादन का मार्ग निर्देशन करती है, क्रिएटिविटी से निश्चित तौर पे। एक लक्ष्य आधारित जटिल प्रक्रिया है, समस्या समाधान का एक विशेष प्रकार भी कहा जा सकता है इसको। जीवन के लगभग हर पहलू से संबंधित है ना, क्योंकि जीवन के हर पहलू में क्या है, समस्या। जीवन के हर पहलू में क्या है, समस्या। और जहां समस्या है वहां क्या है, समाधान, है ना भाई। जहां समस्या है वहां क्या है, समाधान। जीवन के हर पहलू में समस्या है, तभी तो जीवन है। और जहां समस्या है वहां क्या है, समाधान है। और समाधान कैसे आएगा, समाधान आएगा आइडिया से। आ रही बात समझ में? तो आइडिया का वही आइडिया ही जो है वही क्रिएटिविटी है। समस्या का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आप निकाल रहे हैं वही आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो जीवन के लगभग हर पहलू से संबंधित है। विभिन्न प्रकार की सृजनात्मकताओं के स्तर में इतनी विविधता होती है कि सभी प्रकार की सृजनात्मकता को एक ही परीक्षण द्वारा मापा नहीं जा सकता। तो एक ही परीक्षण से इसको मापा नहीं जा सकता। संबंधित योग्यता का विकास अन्य योग्यताओं के विकास पर प्रायः निर्भर करता है, और भिन्न भी निर्भर नहीं करता है, और भिन्न भी होता है। जैसे देखा होगा, एक मैं आपको उदाहरण दूं कि बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है ना, फिर भी इजिली रिस्पेक्टफुली अच्छा सर्वाइवल है, अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा है, या जिस भी सिस्टम में काम कर रहा है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, लो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद। दूसरी जगह ये भी देख सकते हैं कि हायर अच्छा खासा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिर भी परफॉर्मेंस रेट जो है या उपलब्धियां जो है नहीं है के बराबर या नहीं ही है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है उनके अंदर क्रिएटिविटी का स्तर। ठीक है, कितना कम या ज्यादा। तो दिमाग का जितना ज्यादा प्रयोग किया करेंगे, जितने ज्यादा आइडियाज के बारे में सोचेंगे, उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि योग्यता या अन्य योग्यताओं के विकास पर निर्भर नहीं करता है, ये सभी में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है,
और यह किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि सभी व्यक्तियों में सामान्य गुण है। जैसा मैंने आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि क्रिएटिविटी हर किसी के अंदर होती है, आप सभी के अंदर है, मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी होती है। लेकिन उस किस तरह की क्रिएटिविटी है या किस क्षेत्र में क्रिएटिविटी है, वो सबका अलग अलग होता है। कोई पढ़ने या पढ़ने के आइडियाज में बहुत बेहतर होता है, तो किसी के पास लिखने के आइडियाज बहुत बेहतर होते हैं, तो किसी के पास कुछ बनाने के आइडियाज बहुत बेहतर हो सकते हैं, या बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी हर किसी के पास होती है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की विशेषताएं। इसको जस्ट एक रीडिंग मारते हुए आगे बढ़ जाना है ना भाई, रटते नहीं बैठे रहिएगा इसको। अब देखिएगा सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, है ना भाई। चिंतन की विशेषताएं क्या क्या है, ये आपको प्रिपेयर करना है, ये आपको याद करना है। सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं, प्रश्न उसी तरह का हो सकता है, सृजनात्मक चिंतन के तत्व क्या क्या है या उसकी विशेषताएं क्या क्या है ना भाई। तो उसको समझिएगा, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तिपरकता की भावना, तार्किक क्षमता, गतिशील विचार, स्वभाव, उच्च आकांक्षा स्तर, मौलिकता और जोखिम लेने की क्षमता। ठीक है, तो क्रिएटिविटी जो है ना, वो यहीं से शुरुआत हो करके मौलिकता पे जाके समाप्त होती है। जैसे अब आपने सोचा कि मुझे बाइक के इंजन का, किसी टू व्हीलर के इंजन का प्रयोग करते हुए कोई छोटी गाड़ी फोर व्हीलर टाइप की बनानी है, और उसको इस तरह से डिजाइन करना है कि फोर व्हीलर जैसा वो दिखे, या फिर उसमें जैसे कोई ट्रॉली कनेक्ट करना है सामान ना ले जाने के लिए, ढोने के लिए। ऐसे एग्जांपल्स वगैरह में यूट्यूब सोशल मीडिया में देखे होंगे अलग अलग प्रकार के। तो लेकिन यहां पर क्या होगा, सबसे पहले एक बाइक के इंजन की आवश्यकता है ना। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही बना लें, हो सकता है कि आप न भी बना पाए, लेकिन प्रयास करने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा, है ना। तो क्रिएटिविटी की शुरुआत जो है ना, वो यहीं से होती है। पहले तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की है। ठीक है, या आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यदि सिलेक्शन, जैसे अभी कल ही सीजीपीएससी का प्री का रिजल्ट आया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला अच्छी तैयारी करने के बावजूद, है ना। अब पढ़ाई खत्म, अब आज के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, छोड़ो, अब जो भी है हो गया, जितना टाइम देना था दे लिए। तो भाई अब आप ये जजमेंट करते हैं कि आपने सीजीपीएससी को टाइम दिया, सीजीपीएससी ने कब कहा कि आप उसको टाइम दीजिए? आप खुद सेलेक्ट होना चाहते थे, आप चाहते थे कि सीजीपीएससी में सिलेक्शन हो करके आपको अच्छा एक गवर्नमेंट पोस्ट मिले, सरकारी तंत्र में आप काम करें, इसलिए आपने, सीजीपीएससी ने कोई इन्विटेशन लेटर नहीं भेजा था कि और सीजीपीएससी की तैयारी करो और आपका सिलेक्शन हो। आपने चूज किया, तो आप उनको क्या टाइम देंगे सीजीपीएससी को? ठीक है, बल्कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको मौका दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है कि देखो 2 बार 3 बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो भी अगली बार आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, रिस्क लो। ठीक है, 3 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, कोई बात नहीं, फिर अगले साल निकालेंगे। तैयारी करने के तरीके में बदलाव करने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं। क्योंकि लगातार फेल हो रहे हो तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो उसका जो मूल कारण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करता हूं, तो उसका जो मूल कारण है, तो पहला कारण जो है वो है मार्गदर्शन। ठीक है, मार्गदर्शन। दूसरा होता है फिर आपका अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है, जस्ट लाइक अब जैसे ये जो क्लासेस हमारे द्वारा हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, ये मार्गदर्शन का ही एक उदाहरण है। आप स्वयं मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जिस तरह से आपको क्लासेस हम दे रहे हैं, जिस तरह से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, आपको कितने प्रतिशत लगता है कि आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है,
और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर आप लोग के साथ तैयारी करके हमको लगने लगा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्वयं इस चीज को कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो पहली चीज है मार्गदर्शन, फिर कंटेंट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें भरी पड़ी हैं और बियॉन्ड सिलेबस कुछ भी किताबों में डला पड़ा है। अभी हॉस्टल वार्डन में ही मैंने यूट्यूब में ही देखा, कई सारे वीडियोस में उन टॉपिक्स को हॉस्टल वार्डन के नाम से पढ़ाया जा रहा है जो है ही नहीं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ना है। अब जोखिम लेने के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि भाई मेरा कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, कि मैंने आज तक से कभी पढ़ाई की ही नहीं। ऐसा यदि सोच करके आप पहले से ही हतोत्साहित हो जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, आप पीछे हट जाएंगे, तो आपको उपलब्धि मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। पहले क्या लेना पड़ेगा? आपको जोखिम लेना पड़ेगा। ठीक है, आज इतने सालों में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा। हो सकता है इस बार मुझे सही मार्गदर्शन मिल रहा है, सही कंटेंट मिल रहा है, इस बार मैं फिर से बढ़ता हूं, हो जाएगा। मैं जितने भी स्टूडेंट्स द CGPSC कोर्स से जुड़े हुए हैं, मैं उनको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं कि जितनी भी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही है और जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस और कमिंग एग्जामिनेशन पर्पज से संभावित प्रश्नों के साथ ही है। इवन जो हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज भी आप लोग को हमने उपलब्ध कराया है, जो वो पूरा का पूरा हर टेस्ट पेपर जो है वो संभावित प्रश्नों के अनुसार मेरे और सौरभ सर के द्वारा ही क्रिएट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कितना बेहतर हो सकता है। यदि किसी प्रश्न में कोई त्रुटि आ रही है तो उसके लिए भी क्वेश्चन को रिपोर्ट करने का ऑप्शन है टेस्ट सीरीज में, और यदि कोई ऐसी त्रुटि आ भी जाती है तो वो टाइपिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, तो जिस तरह से व्यापम के एग्जाम्स हुए हैं या अलग अलग एग्जाम्स में जिस तरह के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को हम क्रिएट कर रहे हैं कि अगला लेवल क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो तो सॉल्व करना ही है, संभावित नए प्रश्नों पर भी विचार करना आवश्यक है। तो टेस्ट सीरीज यदि आप फॉलो कर रहे हैं हमारा, तो 100% आपको उसका बहुत उच्च स्तर पर लाभ होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहले आपको जोखिम लेना होगा। ठीक है, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाइए और इस विचार के साथ आगे बढ़िए कि हर हाल में इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। तो क्रिएटिविटी का पहला स्टेज ही होता है जोखिम लेना। उसके बाद अभिव्यक्ति की क्षमता, कि जो आपने जोखिम ली, उसकी शुरुआत की, फिर उसको आपने अभिव्यक्त किया जिनके उन सभी लोगों के साथ जो आपके आसपास हैं, कि जस्ट लाइक जैसे एग्जांपल के लिए आपने अपने पेरेंट्स को ही बताया या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं कि भाई हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन है, इसकी मैं तैयारी करूंगी या करूंगा, तो इस तरह से ये मेरा टाइम टेबल है और इस पूरे टाइम में आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मुझे इतनी घंटे की डेली की पढ़ाई करनी है, रोज तैयारी करनी है। ठीक है, और उसके साथ साथ अपनी तैयारी को, मतलब जैसे उसको भी आप प्रेजेंट करेंगे, जो भी आपको बताया जा रहा है अभिव्यक्त करेंगे, तो डेली का डेली आपका नोट्स बनेगा, आप स्वयं नोट्स बनाएंगे। आप लोग पीडीएफ नोट्स के पीछे भागते हैं, वो कम काम देता है। क्लास के साथ ही नोट्स बनाइए और महत्वपूर्ण बिंदु को लिखते जाइए, याद करते जाइए, देखते जाइए, इससे तैयारी ज्यादा अच्छी होती। तो अभिव्यक्ति, फिर व्यक्तिपरकता की भावना, ठीक है, फिर तार्किक क्षमता, जो भी चीजें बताई जा रही है तर्क वितर्क करना, उसमें फिर गतिशील विचार, लगातार आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज का आना, और उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव आइडियाज आएंगे, निगेटिव भी आएंगे, तो निगेटिव को दूर करना है, पॉजिटिव आइडियाज को एक्सेप्ट करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तैयारी को और मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार कैसा है, ये भी आपकी सफलता पर, आपका स्वभाव कैसा है ये भी आपकी सफलता को निर्धारित करता है। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, हर क्लास में समस्या तो आएगी, लेकिन समस्या में उलझना या समस्या के समाधान को पकड़ना, यह आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। उच्च आकांक्षा स्तर, हाई लेवल होना चाहिए कि मेरे को तो इस बार सिलेक्शन ले ही लेना है, और मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी सिलेक्शन के लिए। हर हाल में 300 स्टूडेंट के सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम इस बार होगा। ठीक है, इतने समय तक क्लासेस हो रही हैं, इतने सारे कमेंट्स में अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का कमेंट मुझे मिला है, जहां पर ये मुझे पढ़ने को मिला कि सर
इस बार हर हाल में मेरा सिलेक्शन होगा और मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर तैयारी कर रही हूँ। आपके मार्गदर्शन पर मुझे पूरा भरोसा है, इस बार निश्चित तौर पे मेरा सिलेक्शन होगा। सिर्फ एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने अभी तक देखा है। मतलब क्लासेस को तो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपका उच्च आकांक्षा स्तर कहां गया? आप क्यों समर्पित भाव से अपनी पूरी एनर्जी लगा करके तैयारी नहीं कर रहे हो? यही तो क्रिएटिविटी है, मौलिकता। जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी के द्वारा स्वीकार्य होगा तब जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे, मौलिकता की बात भी स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये सारा जो स्टेज है, ये सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत ये सारे स्टेज को हमको फॉलो करना होता है, पूरा करना होता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के सिद्धांत को लेकर के। तो इसके ऊपर भी अभी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक तो प्राचीन सिद्धांत है ना भाई, कि क्रिएटिविटी जो है वो ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, ये मानना है प्राचीन सिद्धांत। जन्मजात सिद्धांत, क्रिएटिविटी जो है वो जन्म से ही मिलने वाली मानसिक योग्यता है, होता है कुछ लोगों में, बाई बर्थ होता है। ठीक है। वातावरणीय सिद्धांत, मतलब परिस्थितियां जो है क्रिएटिव बना देती है। जिन परिस्थितियों में रहना हो रहा है, जिन परिस्थितियों में पालन पोषण हो रहा है, वो परिस्थितियां क्रिएटिव बना देती है। ठीक है, तो ये तीन थ्योरी हुई। इसके बाद फिर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थ्योरीज के अंतर्गत हम देखें तो जैसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। एक है मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसके प्रवर्तक जो है सिगमंड फ्रायड हैं। स्तर सिद्धांत, इसके प्रवर्तक जो है आई ए टेलर हैं। प्रक्रिया सिद्धांत, इसके प्रवर्तक जो है एस आर टी हैं। निवेश एवं संगम सिद्धांत, इसके प्रवर्तक जो है स्टनबर्ग है। तो इसी को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, और क्या क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें दो गोलार्ध होते हैं, एक है आपका दायां गोलार्ध और एक है आपका बायां गोलार्ध। ठीक है, क्रिएटिविटी जो है इन्हीं दोनों गोलार्ध के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये प्रमस्तिष्क थ्योरी में बताया गया है, सृजनात्मकता इन्हीं दोनों गोलार्धों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो दाएं और बाएं पक्ष के अंतःक्रिया का परिणाम है सृजनात्मकता। यह कौन सा सिद्धांत कहता है? तो प्रमस्तिष्क सिद्धांत ये कहता है। अब इसमें हम देखते हैं क्या बताया गया है कि दायां पक्ष जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है, जबकि बायां पक्ष जो है बुद्धिमत्ता से संबंधित होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि दायां पक्ष क्रिएटिविटी सृजनात्मकता से संबंधित है और बायां पक्ष इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता से संबंधित है। ये बताया गया है कि इसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध थ्योरी में। फिर देखेंगे मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड के द्वारा या फ्रायड के द्वारा यह थ्योरी दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता जो है संवेगात्मक शुद्धिकरण का साधन तथा परिणाम है। सृजनात्मकता जो है संवेदनात्मक शुद्धिकरण का साधन तथा परिणाम है। फ्रायड के अनुसार यदि कोई बालक मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करता है तो वो सृजनात्मक है। तो क्रिएटिव होने के लिए क्या है? परंपरागत तरीके को छोड़ करके नवीन तरीके अपनाना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें देखिएगा सृजनात्मकता को अंतर्नोद के उदात्तीकरण या इच्छाओं को पूरा करने के रूप में देखा गया है। तो निश्चित तौर पे अब जैसे एक ही तरीके से रोज दाल बन रही है, अब दाल का स्वाद अच्छा नहीं लगने लगा तो अब आज दाल तड़का बना लिया। ठीक है, किसी दिन दाल मखनी बना लिया या फिर दाल को टमाटर प्याज में फ्राई कर लिया। अरे बात समझ में? अब इस क्रिएटिविटी के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा कि दाल के स्वाद में आंशिक परिवर्तन होंगे और आपको खाने में आनंद आएगा। अरे बात समझ में? तो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत है ना भाई। तो ये फिर है स्तर सिद्धांत। इसमें क्या होता है? अलग अलग स्तरों में बताया जाता है। इसमें क्या होता है? अलग अलग स्तरों में बताया जाता है। ठीक है, तो आई ए टेलर ने इसे प्रस्तुत किया। आई ए टेलर ने स्तर सिद्धांत को दिया है। तो इसमें जो अलग अलग स्तर हैं उसको आप थोड़ा नोट कर लेंगे मेरे साथ यहां पर क्लास के साथ साथ ही। सबसे पहले जो है अभिव्यक्तात्मक। ठीक है,
अभिव्यक्तात्मक, ये नोट करेंगे। फिर दूसरा देखेंगे उत्पादक, उत्पादक है ना, इसको इसी तरह से एरो के साथ ही नोट कीजिएगा। फिर तीसरा जो है अन्वेषणात्मक, ठीक है। फिर जो है नवाचारात्मक, नवाचारात्मक, ठीक है। और फिर है आविर्भावात्मक। तो यहां पर स्तर थ्योरी में आई.ए. टेलर ने इन लेवल्स को, इन स्तरों को बताया है क्रिएटिविटी के। तो ये क्या है, आपका नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि ये आपका क्या हो रहा है, सबसे नीचे कौन सी थ्योरी है, कौन सा स्टेज है, तो अभिव्यक्तात्मक है। और जैसे अभी मैंने आपको चिंतन का सर्कल आपको बताया, तो इसी तरह से मतलब पहले अभिव्यक्ति हुई, फिर वो प्रोडक्ट में बदला उत्पादक के रूप में, फिर उसकी और खोजबीन हुई, फिर उसमें नवीन क्रिएटिविटी हुई, फिर उसमें जो भी प्रेजेंटेशंस वगैरह आए, जो भी अंतिम रूप से जो प्रोडक्ट देखने को मिला, तो उसी के स्टेजेस बताए गए हैं। तो ये नीचे से ऊपर लेकर के जा रहा है। तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 और के बाद 5। तो इसको इस तरह से भी समझिएगा कि हो सकता है इन शब्दों को क्रम से भी जमाने के लिए पूछ दिया जाए, ठीक है, या बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, या फिर शब्दों को एरो में भी अरेंज करने के लिए हो। तो सबसे पहले या सबसे निचला स्तर क्या होगा, है ना, तो सबसे निचला स्तर क्या होगा, अभिव्यक्तात्मक होगा, और सबसे ऊपर वाला जो स्तर है वो आविर्भावात्मक होगा। आ रही बात समझ में, इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका आई.ए. टेलर का लेवल थ्योरी है। ये नोट्स में ये 5 पॉइंट्स जो है नहीं लिखे होंगे, तो ये जरूर आप लोग अपडेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें इसमें आगे निवेश एवं संगम सिद्धांत, निवेश एवं संगम सिद्धांत। तो इस थ्योरी के अंतर्गत जो क्रिएटिविटी है वो 6 तत्वों का संगम है, इस तरह से बताया गया है। जो क्रिएटिविटी है वो 6 तत्वों का संगम है। क्रिएटिविटी के लिए 6 तत्वों पर निवेश की आवश्यकता होती है। ये 6 तत्व या ये 6 संसाधन क्या है, निवेश एवं संगम थ्योरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, है ना भाई। ये थ्योरी किसके द्वारा दी हुई है, स्टर्नबर्ग ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया है, इस थ्योरी को प्रस्तुत किया है। थ्योरी का नाम क्या है, निवेश एवं संगम सिद्धांत, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया है अपनी इस थ्योरी में, 6 तत्व या जो 6 संसाधन हैं, इस पर निवेश करने की आवश्यकता होती है क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये 6 तत्व या ये 6 संसाधन जो है आपके सामने फ्लो चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। बौद्धिक कौशल, व्यक्तित्व, चिंतन शैली, ज्ञान, अभिप्रेरणा और परिवेश। बौद्धिक कौशल, व्यक्तित्व, चिंतन शैली, ज्ञान, अभिप्रेरणा और परिवेश, इस 6 संसाधन को लेते हुए, 6 तत्वों को लेते हुए निवेश एवं संगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्टर्नबर्ग द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसमें 6 तत्वों में निवेश करते हुए सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा अपनी थ्योरी में इसने बताया है। तो ये 6 तत्व कौन से हैं, ये आपको निश्चित तौर पे ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बीच में बता चुका हूं। अब बात होती है मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मापन को लेकर के, ठीक है। तो यहां पर क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए ये या इसके मापन के लिए कोई आइडेंटिकल स्टेप्स नहीं है। तो क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का मापन करना हो, उसका मापन करना हो, तो उसको अलग अलग परीक्षण के माध्यम से मापा जा सकता है, ठीक है। अलग अलग परीक्षण या टेस्ट के माध्यम से मापा जा सकता है। ऐसे करके कुछ जो टेस्ट हैं वो मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, बताए गए हैं। तो इसी को आपको देखना है सृजनात्मकता के परीक्षण के लिए। तो एक है आपका अपसारी उत्पाद परीक्षण, एक है आपका अपसारी उत्पाद परीक्षण, ठीक है। इसके प्रतिपादक जो है वो गिलफोर्ड द्वारा इसका प्रतिपादन किया हुआ है। टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, तो ई पॉल टोरेंस ने इसका प्रतिपादन किया है। दूरस्थ संबद्ध परीक्षण, ठीक है,
मेडनिक व मेडनिक ने इसका प्रतिपादन किया है। आपको बस परीक्षण का नाम और मनोवैज्ञानिक का नाम इतना बस याद रखना है। पासी का सृजनात्मक परीक्षण तो बी के पासी ने इसका प्रतिपादन किया है। बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण तो बाकर मेहंदी ने इसका प्रतिपादन किया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब देखते हैं कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने की विधियां, सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियां, कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता देना, जैसे मैं ही आपको कहता हूं कि जो क्लास का जो भी अनुभव है कमेंट के माध्यम से आप साझा करें, बताएं, तो आपके कमेंट पे बेस्ड क्लास और क्रिएटिव हो सकती है क्या, और बेहतर कर सकते हैं क्या, या कहीं पर सुधार की जरूरत है, या कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही हो, अरे बात समझ में, तो प्रतिक्रिया करने की जगह देना या स्वतंत्रता देना पहली आवश्यकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके अंडर में हैं, जिस भी क्लासरूम में, जैसे हॉस्टल वार्डन में आप सेलेक्ट होने के बाद मुख्य रूप से छात्र छात्राओं की देखभाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, तो उनके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए इन विधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता देना, झिझक या डर को हटाने का प्रयास करना, मतलब अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का डर ना हो, जो बोलने का मन कर से वो बोल सके। ठीक है, अहंकार को संतुष्ट करने का अवसर देना, फिर मौलिकता और नम्यता को प्रोत्साहित करना, स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रोत्साहित करना, नए प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस विधियों के माध्यम से इनका प्रयोग करते हुए क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, या फिर इसमें थोड़ा और देखेंगे, समस्या समाधान विधि क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, तो समस्या रखो और अलग अलग प्रकार के समाधान देने के लिए कहो, इस तरह से क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है। सामूहिक चर्चा, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए छात्रों का समूह बना करके ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, खेल विधि, खेल खेल में किसी समस्या के समाधान के बारे में विचार करना या अलग अलग समाधानों को अप्रोच करना। ठीक है, इसके अलावा सिनेटेक्स, गार्डन की सिनेटेक्स विधि है, एक है आपका डी बोनो की 6 हेड्स विधि है, और एक है आपका ओसबॉर्न का विचारावेश की विधि है। तो ये क्या है, ये भी मैं आपको अभी क्लियर किए देता हूं। विचारावेश के बारे में हम बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग की हम बात करें, तो यह विधि जो है ओसबॉर्न ने प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले तो आपको अपने मस्तिष्क में क्या सेट करना है, तो क्रिएटिविटी बढ़ाने की विचारावेश या ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ओसबॉर्न का आपको नाम याद रखना है। तो इस विधि को मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी कह सकते हैं। इस विधि को मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक समूह के लोगों से किसी स्वनियंत्रक या अवरोध के बिना जितना भी संभव हो अपने विचारों को सामने लाने की अपेक्षा होती है। ठीक, फिर किसी समूह को एक समस्या दी जाती है, उसके समाधान के लिए अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाती बल्कि सभी विचारों की सराहना की जाती है। यह है आपका विचारावेश, नाम से ही स्पष्ट है। विचारावेश के अंतर्गत सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त करने का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और सभी विचारों को सराहा जा रहा है। ठीक, ये ध्यान में रखना है। तो ओसबॉर्न का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इस विधि की शुरुआत इन्होंने की। हम क्या किस बात पर चर्चा कर रहे हैं, सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियां। एक है आपका सिनेप्टिक्स विधि, तो इसमें देखिएगा गार्डन द्वारा इसको विकसित की गई है। इसके अंतर्गत सृजनात्मकता चिंतन में समानताओं का प्रयोग करके प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इस विधि में समानता का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अजीब को जाना पहचाना या जाने पहचाने को अजीब बनाया जाता है, तो समानता का प्रयोग करके प्रोत्साहित किया जाता है। यह है गार्डन की विधि, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका 6 हेड्स विधि। यह विधि डी बोनो द्वारा प्रस्तुत की गई है। डी बोनो मनोवैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, इस विधि में मानसिक रूप से हेड पहचानना होगा, जिसमें पहने हुए हेड की चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप सोचना होता है। और इस विधि के पीछे हम विशिष्ट वाले 6 संभावित काल्पनिक रंग के हेड में से एक पहनते हैं, तो यह सोचते हैं कि निश्चित उपागमों कि निश्चित उपागमों पर बल देती है। ठीक है, तो थ्योरी के ऊपर अभी एनर्जी नहीं लगाइए, सामान्य है। ये ध्यान रखिएगा कि सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधि, तो ये जो 3 नाम मैंने आपको बताया, 6 हेड्स प्रतिपादक डी बोनो, आपका सिनेप्टिक्स प्रतिपादक गार्डन, और एक आपका विचारावेश ओसबॉर्न, इस तरह से ये 3 नाम आपको
परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हैं। अब देखिए सृजनात्मकता और शिक्षा, इसके ऊपर हम देखें तो अच्छा एक टॉपिक यहां पर छूट गया, हाँ सृजनात्मकता और बुद्धि। तो देखिएगा यहां पर एक जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से इसको मैंने रखा हुआ है एग्जामिनेशन पर्पज से। देखिएगा सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संबंध पर विस्तृत रूप से स्रोत किया गया है। इसमें कोई मिनिमम एज वगैरह की अवधारणा नहीं है, न्यूनतम सीमा लिमिटेशंस नहीं है, न्यूनतम सीमा की कोई अवधारणा नहीं है। अब अधिक मात्रा में बुद्धि होना सृजनात्मकता की आवश्यक शर्त नहीं है। लाइन को समझिएगा ना, दिमाग में आपको सेट करना है। अधिक मात्रा में बुद्धि होने से यह जरूरी नहीं है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी भी अत्यधिक होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अधिक मात्रा में बुद्धि होने से सृजनात्मकता ज्यादा होगी या सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी की आवश्यक शर्त अधिक मात्रा में बुद्धि होना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बुद्धि का एक निश्चित स्तर लेकिन जरूर आवश्यक है। बुद्धि ही नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। अत्यधिक बुद्धि आवश्यक नहीं है, पर बुद्धि का एक स्तर जो है जरूर आवश्यक है। तो अंततः एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि अधिक स्तर की सृजनात्मकता के लिए औसत बुद्धि से ऊपर का स्तर आवश्यक है। अब ये एक प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सृजनात्मकता और बुद्धि में संबंध को प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा कथन क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में रिलेशन को स्टेब्लिश करता है। तो उस प्रश्न का उत्तर यह आपका होगा, अधिक स्तर की सृजनात्मकता के लिए औसत बुद्धि से ऊपर का स्तर आवश्यक है। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिक स्तर की सृजनात्मकता के लिए औसत बुद्धि से ऊपर का स्तर आवश्यक है, अत्यधिक बुद्धि आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब क्रिएटिविटी और एजुकेशन की हम बात करें तो प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता देना, ठीक है, फिर देखेंगे खुले प्रश्न पूछना, नवीन विचारों को प्रोत्साहित करना, नवीन क्रियाओं हेतु संसाधन तथा अवसर उपलब्ध कराना, मौलिकता को प्रोत्साहित करना, छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना, समस्या समाधान हेतु सुझाव समाधान आमंत्रित करना तथा प्रोत्साहित करना, आविष्कार सुधार खोज तथा नवाचार की क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, आत्म मूल्यांकन का अवसर देना, विचारों की अभिव्यक्ति तथा कलात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है, किया जाना चाहिए। तो ये सभी क्या है, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सुझाव है शिक्षा तंत्र के अंतर्गत। तो शिक्षा तंत्र में यदि सृजनात्मकता को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को और बढ़ाना है बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर, तो फिर इन सुझावों के माध्यम से उसको और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वन डे एग्जामिनेशंस में ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक रीडिंग मार के आपको जाना है। देखिए हमारा जो सिलेबस है उसमें सृजनात्मकता क्रिएटिविटी लिखा हुआ है। तो क्रिएटिविटी को लेकर के, सृजनात्मकता को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु हैं वो सब कुछ आज की क्लास में मैंने कलेक्ट किए हैं। और यकीन मानिए आपको जो हॉस्टल वार्डन आपका जो एग्जाम है उसमें आज की क्लास से कम 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे, और ये प्रश्न बिल्कुल भी आज की क्लास के बाहर किसी भी हाल पर नहीं होंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पीडीएफ जो है वो 10 CGPSC को टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। इसके साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन है 10 CGPSC कोच, गूगल प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट कोर्स 99 रुपीज की फीस में, और हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज अलग अलग वो भी 99 रुपीज की फीस में अवेलेबल है। और यदि आप मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, और उसमें पूरा का पूरा टॉपिक वाइज और कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेकर के आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने का सफल प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। तो उसको जरूर फॉलो आपको करना है। तो एक टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट हुआ। कल का जो हमारा टॉपिक है, कल का जो हमारा क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, अभी 3 क्लासेस मैंने ली है। एक क्लास मैंने लिया बुद्धि की अवधारणा, एक क्लास मैंने लिया व्यक्तित्व की अवधारणा, और आज मैंने लिया सृजनात्मकता क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये तीनों क्लास को लेकर के कल की क्लास में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं कल की क्लास में आपको इन तीनों टॉपिक से कराऊंगा,
ठीक है, एमसीक्यूज को कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो कल की जो मेरी क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कल की जो क्लास है वो आपको यूट्यूब पर लाइव मिलेगी। आ रही बात समझ में? तो 9 बजे लाइव क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, ज्वाइन कीजिएगा लाइव, इसलिए ताकि मैं चाहता हूं कि आप भी प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ देते जाएं, पता चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी हो रही है। तो कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा और सृजनात्मकता के ऊपर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे। कल लगभग 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तीनों टॉपिक को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो भी आपने अनुभव किया क्लास का उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं।